सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 6 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जिसमें आज हम कवर करेंगे प्रमुख खबरों में पश्चिम बंगाल के द्वारा अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल जो पास किया गया है उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। साथ ही हिमाचल प्रदेश में विधायकों के पेंशन और भत्ते पर रोक लगा दी गई है, तो किन प्रकार के विधायक यानी विधानसभा सदस्यों पे पेंशन भत्ते पर रोक लगाई गई उस पर चर्चा करेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 23वें विधि आयोग को मंजूरी दे दी है, तो विधि आयोग का क्या रहा इतिहास इस पर भी चर्चा करेंगे। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना साहब वर्तमान में, इनके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और पैरालंपिक में भारत का क्या स्थान रहा है अब तक, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण दिवस को भी देखेंगे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब बढ़ते हैं आज के अपने पहली खबर की ओर। आज की अपनी पहली खबर है, जैसे जनसत्ता की सुर्खी आपके सामने, कि अपराजिता बिल क्या है जिसको बंगाल विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। बढ़ते हैं साथियों अपराजिता बिल की ओर। दरअसल ये एक एंटी रेप बिल है। कोलकाता हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह दुष्कर्म हुआ, पूरे देश में इसके प्रति लोगों में गुस्सा था और पश्चिम बंगाल सरकार सवालों के घेरे में थी। इसे देखते हुए ममता बनर्जी की सरकार ने एंटी रेप बिल पारित किया है और इसे नाम दिया है अपराजिता बिल, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल 2024, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, सबसे पहले इसके प्रावधान की बात करें साथियों, तो इसमें जो प्रमुख प्रावधान है ये बहुत त्वरित कार्रवाई को बल देता है। दुष्कर्म संबंधी मामले में 21 दिनों के भीतर जांच पूरी होगी। अगर कोई व्यक्ति रेप या गैंगरेप का दोषी पाया जाता है तो उसको उम्र कैद सजा का प्रावधान दिया गया है इसमें। साथ ही यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो महज 10 दिनों के भीतर इसमें जो दोषी हैं उनको फांसी का सजा दिए जाने का प्रावधान है। और अपराजिता टास्क फोर्स के गठन का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट के हाई जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो ये प्रमुख प्रावधान है एंटी रेप बिल 2024, जिसको पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी विधानसभा से पारित कर दिया है। साथियों, ये जो बिल है ये भारत का जो न्याय संहिता है उसके सेक्शन 64, 66, 70 सब क्लॉज 1, 71, 72 सब क्लॉज 1, 73, 124 सब क्लॉज 1 और 124 सब क्लॉज 2 में बदलाव का प्रावधान करता है, प्रस्ताव करता है। अगर ये बिल पारित हो जाता है, ये अब राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के बाद राज्यपाल महोदय इसको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, क्योंकि ये बिल साथियों भारत की न्याय संहिता में बदलाव को प्रस्तावित करता है, यानी उसके लिए प्रस्ताव दे रहा है कि उसमें बदलाव होना चाहिए। साथ ही इसमें जैसा मैंने कहा कि मर्डर, गैंगरेप, लगातार अपराध और एसिड अटैक जैसे मामले हैं, अगर इसमें कोई मदद करता है तो उसको भी 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। और 65(1), 65(2) और 72 को हटाने का प्रस्ताव भी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दिया गया है। और साथ ही इसमें 12, 16, 18 साल से कम उम्र के दोषियों को के लिए भी सज़ा है। यानी अभी तक क्या था, जैसा मैं बताऊं कि पहले हमारे यहाँ जो IPC की धाराएं हैं, CRPC हैं, जो भी कानून है उसमें ये कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोग जो हैं उनको हम देखते हैं नॉर्मली की सज़ा नहीं दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल का है, 16 साल का है, 18 साल से तीनों से कम उम्र का है, 12 या 16 साल का, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसको भी सजा का प्रावधान दिया गया है अपराजिता बिल पश्चिम बंगाल के। साथियों, अगर बिल पास हो जाता है तो राज्यपाल महोदय इसको राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। और संविधान के 7वीं अनुसूची के कुछ विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार देते हैं समवर्ती सूची के, उसके तहत कानून बनाया जाएगा। समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं प्रेजेंट टाइम में।
तो ये कानून जो था, जो ममता बनर्जी जी लाई हैं, ये समवर्ती सूची का विषय है। हम सभी जानते हैं समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है जिसमें केंद्र भी सरकार भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। हालांकि अगर दोनों के बीच टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून जो होता है वो सर्वोपरि होता है। अब बात कर लेते हैं साथियों चलते चलते पश्चिम बंगाल के बारे में। 1 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं CB आनंद बोस। जबकि पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है सुंदरबन। साथ ही सुंदरबन एक रामसर साइट भी है। सुंदरबन एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सुंदरबन एक नेशनल पार्क है और सुंदरबन एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं पश्चिम बंगाल में, अगर उनकी बात करें तो इसमें सुंदरबन, दार्जिलिंग जो हिमालय रेलवे है वो भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। और शांति निकेतन को भी हम जानते हैं कि 2023 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अब बात कर लेते हैं साथियों पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की। तो 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे, जिसमें सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। टोटल भारत में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या साथियों वो है 106, लेकिन पश्चिम बंगाल में टोटल कितने हैं? 6। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो काजीरंगा नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। पहला जो नेशनल पार्क था भारत का वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। जबकि लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रायमोना नेशनल पार्क जो आपको असम में मिलेगा, ये देश का सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है 106 नंबर का। दूसरी प्रमुख खबर है साथियों कि नो पेंशन फॉर MLA हु डिडक्ट हिमाचल प्रदेश असेंबली पासेज न्यू हु डिफेक्ट। मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि ऐसे MLA को, जो ऐसे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य हैं, उनको क्या है कि पेंशन भत्ते नहीं दिए जाएंगे जो दोषी पाए गए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में। किसमें साथियों? आपके सामने ये है कि अयोग्य ठहराए गए विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन जो दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए हैं। और ऐसा बिल पास करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। खबर यह है कि बुधवार को हिमाचल प्रदेश ने ऐसे सदस्यों के वेतन भत्ते पे रोक लगाने का विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है जो 14वीं विधानसभा में अयोग्य करार दिए हैं। 6 विधायकों को पेंशन से लाभ से वंचित कर दिया जाएगा क्योंकि 6 ऐसे विधायक हैं साथियों जो दोषी पाए गए हैं दल बदल के। और ऐसा सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनका मानना है कि ये एक तरीके से पार्टी को धोखा दिए जाने वाला काम था। इसीलिए इसे देखते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार ने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो दोषी पाए गए हैं अब उन्हें पेंशन भत्ता नहीं मिलेगा। क्या होता है दल बदल कानून, इस पर चर्चा करते हैं साथियों। तो सुर्खियों में क्यों था हमने आपको बता दिया। ये कानून लाया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में और इसके तहत 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई, जिसमें प्रावधान है कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से कोई राजनीतिक दल त्याग देता है तो अयोग्य करार दिया जाएगा दल बदल के तहत। यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत जाके मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है तब भी वो अयोग्य करार दिया जा सकता है दल बदल कानून के तहत। यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित हुआ है यानी निर्दलीय निर्वाचित हुआ है, अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो भी अयोग्य करार दिया जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह की अवधि के समाप्त होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो भी अयोग्य करार दिया जाएगा। और साथ ही दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय जो होता है वो अध्यक्ष या सभापति का होता है साथियों। अब सवाल है क्या इसे न्यायालय में ले जा सकता है, क्या यह विचाराधीन है? तो हाँ, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि ह्यूतो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या विधान परिषद सभापति
इनमें में से कोई जो सदन का अध्यक्ष है, अगर वो किसी को अयोग्य करार देता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, और अपवाद क्या साथियों मैं बता दूं आपको। अगर कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है और वह पार्टी से इस्तीफा दे देता है, वह पार्टी छोड़ दिया जाता है, और तो फिर वो पार्टी में शामिल हो सकता है, उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, यह अपवाद है। इसके अलावा यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायक यानी 1/3 जो एमएलए हैं एक साथ किसी पार्टी के विपक्ष में मतदान कर दें या दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाएं तो इसे विलय माना जाता है, और ऐसी स्थिति में भी ये एक अपवाद है, यानी उसमें 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। और जैसा मैंने कहा कि अयोग्य ठहराने के पास जो शक्ति होती है वो होती है सदन के अध्यक्ष के साथ। तो सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने की निर्णय लेने की शक्ति होती है। अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत अगर प्राप्त होती है तो सदन के द्वारा चुने गए अन्य सदस्यों को इस संबंध में निर्णय लेने का भी अधिकार है। अब साथियों बात करते हैं, दल बदल कानून में संशोधन किया गया 2003 में। 91वां संविधान संशोधन लाया गया और इसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल का जो आकार है वो 15% होना चाहिए, और किसी भी कैबिनेट मंत्रियों की जो संख्या है वो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। नहीं आप सोचिए कि कोई 5 मंत्री रह के भी किसी कानून को अगर पारित कर दे तो क्या होता। तो कहा गया है कि कैबिनेट के सदस्यों की संख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 12। और इस संशोधन में यह भी कहा गया कि मंत्रिमंडल का आकार कितना % होना चाहिए, 15% होना चाहिए। और इसी संशोधन के तहत 10वीं सूची की धारा 3 थी उसे समाप्त कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे। तो ये वाला जो प्रावधान था इसे आगे चल के 91वां संविधान संशोधन के तहत साथियों समाप्त कर दिया गया, यानी 1/3 सदस्य अब दूसरे में शामिल नहीं हो सकते हैं। साथियों अगर प्रमुख समिति की बात करें जो दल बदल कानून या चुनाव सुधार से संबंधित है, तो इसमें प्रमुख समिति है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है दिनेश गोस्वामी समिति। इस समिति ने सुझाव दिया था कि किसी सदस्य को चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के द्वारा अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। जैसे हमने कहा कि सदन के अध्यक्ष के द्वारा करार दिया जाता है, लेकिन दिनेश गोस्वामी की समिति ने कहा था कि एक तो चुनाव आयोग का उसमें सलाह होना चाहिए, और दूसरा जो आयोग करार देने की शक्ति है वो या तो राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए या राज्यपाल के पास होनी चाहिए। अन्य समिति की बात करें साथियों तो चुनाव आयोग समिति भी इससे संबंधित सुझाव दे चुकी है। राष्ट्रीय संविधान समीक्षा समिति ने इस पर सुझाव दिया है, और हलीम समिति अगर आपसे पूछे किससे संबंधित है तो ये भी चुनाव सुधारों से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे खबर की ओर, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश पे थोड़ा नजर डालेंगे साथियों। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971। ये पंजाब राज्य से अलग हुआ था। इसकी राजधानी शिमला है, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जबकि यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। और हिमाचल प्रदेश की जो भाषा है वो है हिंदी, जबकि द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है संस्कृत को। हिमाचल प्रदेश में साथियों इसका राजकीय जो वृक्ष है वो है देवदार, राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांश, राजकीय जीव है जो हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है जुजराना, और जबकि राजकीय खेल है वॉलीबॉल। ऐसे सवाल एसएससी और ग्रुप डी जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर राजस्थान में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें साथियों तो हम सभी जानते हैं टोटल देश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या 43 बायोस्फीयर रिजर्व हैं प्रेजेंट टाइम में। माफी चाहते हैं, देश में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है 18। टोटल देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इस 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। विश्व विरासत स्थल की संख्या साथियों 43 है। जो विश्व विरासत स्थल है इनकी संख्या 43 है, और इसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है इसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलपारा राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रकला, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में कई प्रमुख आपको दर्रे मिल जाएंगे, जिसमें बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बारालाचा दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में।
सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये तीनों दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। साथियों, हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बांध की अगर बात करें तो यहाँ पे पोंग बांध ब्यास नदी पे बना हुआ है, नापता झाकरी बांध सतलुज नदी पे, भाखड़ा बांध भी सतलुज नदी पे, इसके अलावा चमेरा बांध जो है वो रावी नदी पे बनाया गया है। अगली खबर है साथियों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। विधि आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, आगे हम देखेंगे इसको, क्योंकि 22वां विधि आयोग जो था उसका 31 अगस्त को कार्यकाल पूरा हो गया। हम 22वें विधि आयोग पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं विधि आयोग क्या है और इसका गठन इतिहास में कब हुआ। साथियों, विधि आयोग विधि से संबंधित क्रियाकलाप पे अपना सुझाव देने के लिए, उसे संबंधित कानून बनाने के लिए एक कमीशन था जो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासनकाल में लाया गया था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग 1834 में बनाया गया। साथियों, ये 1834 है। जबकि दूसरे विधि आयोग की बात करें तो दूसरा विधि आयोग ब्रिटिश काल में 1853 में, तीसरा 1861 में और चौथा 1879 में गठित किया गया। स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतड़वार साहब की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग की स्थापना की गई और जबकि 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे ऋतुराज अवस्थी। ये आपसे सवाल पूछ सकता है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो थे ऋतुराज अवस्थी। जबकि हमने बात की कि पहले स्वतंत्र भारत में विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। ये दोनों आप इसे स्टार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर बात करें विधि आयोग की संरचना की तो जो 23वां विधि आयोग है इसमें साथियों 5 तो पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होंगे जैसा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी साहब थे, ऐसे 5वें विधि आयोग की संरचना की अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और इसमें पदेन सदस्य भी होंगे जिसमें सचिव और कानूनी कार्य विभाग के सचिव शामिल रहेंगे। पदेन सदस्य के रूप में वो सचिव भी शामिल रहेंगे जो विधायी विभाग के हैं। इसके अलावा अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य भी होंगे। तो ये है 23वें विधि आयोग की संरचना। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगली खबर की ओर। उससे पहले मैं बता दूं हमारे जो विधि मंत्री हैं, न्याय मंत्री हैं, वो हैं अर्जुन राम मेघवाल साहब। अगली खबर है कि दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है, हम सभी जानते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लगभग पूर्ण शक्तियां दे दी है, क्योंकि साथियों इन्हें अब बोर्ड के गठन, प्राधिकरण के गठन करने की संबंधित शक्ति भी दे दी गई है। ये हमारे हैं दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब BK सक्सेना जी। तो BK सक्सेना साहब को अब केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना मंजूरी दे दी है कि विनय सक्सेना साहब को बोर्ड और प्राधिकरण के गठन की शक्ति दे दी जाए। खबरों की अगर बात करें साथियों तो जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसी प्रमुख प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग के गठन का पूरा अधिकार मिल गया है उपराज्यपाल को। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और दिल्ली में अब राज्यपाल ऐसे बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकायों की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली के बारे में साथियों जानते होंगे, दिल्ली की स्थापना आनंदपाल तोमर ने की थी और 1991 में भारत के संविधान में संशोधन किया गया 69 अमेंडमेंट, जिसके तहत दिल्ली को दिल्ली NCR का दर्जा दिया गया। भारत के संविधान में अगर आप पाएंगे तो 239A और 239AA, इसमें साथियों दिल्ली और दिल्ली से संबंधित कानूनों की चर्चा की गई है, जहां 239A में कहा गया है कि जो दिल्ली का प्रशासक होगा वो उपराज्यपाल होगा और दिल्ली में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी संख्या मंत्रियों की होगी 7, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है 70 और 10% लोग यहाँ पे मंत्री बनाए जा सकते हैं। अन्य राज्यों में जो प्रावधान है वो मिनिमम 15% लोगों का मंत्रिपरिषद होगा। जैसा मैंने अभी बताया कि 2003 में 91वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा कहा गया, लेकिन दिल्ली में ऐसा प्रावधान नहीं है। दिल्ली में जितने भी सदस्य हैं, टोटल जो विधानसभा सदस्यों की संख्या वो 70 है। 70 में से केवल 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं।
दैट्स मीन 7 मंत्री दिल्ली के अंदर होंगे और ये प्रावधान है 239A में। अगली प्रमुख खबर है साथियों कि राहुल द्रविड़ सेट टू बी बिकम राजस्थान रॉयल्स हेड कोच। तो राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बना दिए गए हैं फॉर्मर इंडियन हेड कोच राहुल द्रविड़ साहब। हम सभी जानते हैं इससे पहले राहुल द्रविड़ जी बीसीसीआई के हेड कोच थे और अब बीसीसीआई के जो हेड कोच हैं वो हैं गौतम गंभीर साहब। तो बीसीसीआई के हेड कोच से हटने के बाद राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के लिए हेड कोच का पद संभाल लिया है। ये हैं राहुल द्रविड़ साहब, आपके सामने ये न्यूज है। अगली खबर है साथियों पैरालंपिक से संबंधित। पैरालंपिक में देश में टोटल 25 मेडल हो चुके हैं और बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट कर रहा, क्योंकि पेरिस के पैरालंपिक में भारत के हरविंदर सिंह ने गोल्ड जीत के इतिहास रचा है, क्योंकि वो पहले भारतीय आर्चर हैं जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड जीता है। तो हमारी तरफ से DCIS इंस्टीट्यूट की तरफ से हरविंदर सिंह साहब को आर्चर में गोल्ड जीतने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये हैं हरविंदर सिंह साहब जिन्होंने पैरालंपिक में आर्चर गेम में गोल्ड जीता। तो हरविंदर सिंह बिकम फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन गोल्ड इन पैरालंपिक्स। कंग्रेचुलेशन हरविंदर सिंह साहब। अगली खबर इसके लिस्ट की, तो चाइना पहले स्थान पे है 74 गोल्ड, 55 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज सहित 166 मेडल के साथ। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पे, अमेरिका तीसरे स्थान पे, नीदरलैंड चौथे, जबकि भारत ऑल ओवर 16वें स्थान पे है 25 मेडल के साथ, जिसमें 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज शामिल हैं। गोल्ड की अगर बात करते हैं तो जो 5 गोल्ड आए साथियों उसमें अवनी लेखरा जी ने पहला गोल्ड जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में। नीतीश अलवार कुमार साहब ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। सुमित अंतिल ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। हरविंदर सिंह ने जैसा मैंने कहा कि आर्चरी में गोल्ड जीता है, जबकि धर्मवीर ने मेंस क्लब थ्रो में गोल्ड जीता है। प्रमुख जो दिवस है साथियों सितंबर महीने की, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो 1 सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है जो 7 सितंबर तक चलेगा। इसके अलावा 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया और इसी दिन एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय के गठन हुआ था, इसलिए इसका दिवस मनाया जाता है। और साथियों 3 सितंबर को मनाया गया गगनचुंबी इमारत दिवस, जबकि 5 सितंबर को हम सभी ने मनाया शिक्षक दिवस के रूप में, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की जयंती थी। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था साथियों, और हर वर्ष हम इनके स्मृति में शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे और 1954 में जब भारत में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1954 में इन्हें देश का भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको कैसे लगे आप जरूर बताना। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और पुनः निवेदन है साथियों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।